दोस्तों कहानी शुरू होती है और हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। तभी डॉक्टर उसकी वाइफ के पास आता है और कहता है कि आपका पति कुछ ही देर में भगवान को प्यारा होने वाला है, इसलिए जिसको भी उससे मिलना है आखिरी बार मिल लो। इसी दौरान हम उस आदमी के बेटे गुप्तरोग को देखते हैं जो कि अपने बाप से मिलने आता है। अब यहाँ पर बाप मरने से पहले उसे ज्ञान देने लगता है कि जो गलती मैंने करी वो तुम कभी मत करना। मैंने सिर्फ तुम्हारी माँ से ही शादी करी जिस वजह से मैं बाकी की लड़कियों को बचा नहीं पाया, लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम सिर्फ एक ही लड़की के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करोगे और जितनी ज्यादा हो सके उतनी लड़कियों के साथ दबा दबा कर मजदूरी करोगे। अब वक्त बीतता है और गुप्तरोग धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। वो अपने बाप को किया हुआ प्रॉमिस पूरा करता है और मस्त मस्त लौंडियों के आगे पीछे किसी पागल कुत्ते की तरह घूमने लगता है। लेकिन वहीं एक भी लड़की उसे भाव नहीं देती क्योंकि वो हाइट में बहुत छोटा था और काफी मोटा भी था। इसी दौरान हम उसके पक्के वाले दोस्त नाड़ी दोष को देखते हैं जो कि उसी की तरह लड़कियों को पटाने की नाकामयाब कोशिश कर रहा था। इसके बाद जब वो दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं तभी गुप्तरोग नाड़ी दोष से कहता है कि मैंने अपनी पड़ोसन हवा हवाई को पटा लिया है और कल ही मैं उसके साथ दबा दबा कर मजदूरी करने वाला हूँ। वो कहता है कि हवा हवाई थोड़ी ही देर में यहाँ पर आती ही होगी, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। इसके बाद वो बाहर आकर हवा हवाई से मिलता है जो उसे अपनी सवारी करवाने से मना कर देती है। गुप्तरोग कहता है कि हम पिछले हफ्ते ही तो डेट पर गए थे, तो अब तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में क्यों नहीं आना चाहती। इस पर हवा हवाई कहती है कि एक तो वो डेट नहीं थी और दूसरा मुझे तुम्हें देखकर कुछ भी फील नहीं होता जैसा कि मुझे बाकी लड़कों को देखकर होता है। उनको देखकर मेरी गुलाबी बिल्ली गीली हो जाती है, लेकिन तुम्हें देखकर मेरे कुएं में अकाल पड़ जाता है, जो कहकर वो वहां से चली जाती है। फिर अगली सुबह हम गुप्तरोग को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस जाता है। वो आज बहुत खुश था क्योंकि आज उसका प्रमोशन होने वाला था, लेकिन तभी उसका बॉस उसकी जगह किसी और को प्रमोट कर देता है जिसको सुनकर वो बहुत निराश होता है। फिर वो वहां से निकलकर लिफ्ट में जाता है जहां उसे आसाराम बापू का बेटा घसीटाराम मिलता है जो कि एक लाइफ कोच होता है। फिर वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक लिफ्ट बंद हो जाती है। अब वो दोनों एक साथ वहां पर काफी देर तक बंद थे, जिस दौरान वो दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जान लेते हैं, जिसमें घसीटाराम को पता चलता है कि गुप्तरोग एक बहुत ही नीच और घटिया किस्म का आदमी है जो सिर्फ लड़कियों की बाहरी खूबसूरती पर ही फिदा रहता है। घसीटाराम उसे एक एडवाइस देता है कि तुम्हें लड़कियों के जिस्म से नहीं बल्कि उनकी आत्मा से प्यार करना चाहिए, जिसके बाद वो उसके ऊपर काला जादू फूंक देता है। जय बजरंग बली, ओम जिमाम जिमाम बिंग बिंग बो सस्ते न से। तभी वो लिफ्ट चालू हो जाती है और गुप्तरोग अपने ऑफिस से बाहर आ जाता है। वो एक कैब को रोकता है जहां उसे वहां पर खड़ी एक बहुत ही सुंदर लड़की मिलती है जिसका नाम था गड़बड़ मामला। अब वो भी उसी कैब को रोक रही थी, तो गुप्तरोग उसे कहता है कि क्यों ना हम इस कैब को शेयर कर लें। अब वो दोनों साथ जाने लगते हैं, जिस दौरान गुप्तरोग पूरे रास्ते उस पर लाइन मारने की कोशिश में लगा रहता है। वो उसे घूरता रहता है क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। इसके बाद वो दोनों सेम स्टॉप पर ही उतर जाते हैं जहां गुप्तरोग उससे उसका फोन नंबर मांगता है। गड़बड़ मामला थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी वो उसे अपना नंबर दे देती है। इसके बाद वो रोज की तरह ही उस रात भी अपने दोस्त नाड़ी दोष के साथ क्लब में जाता है ताकि आज रात को वो किसी लड़की को पटाकर बजा सके। अब नाड़ी दोष को जोर का मूत लगा था, तो वो मूतने के लिए बाथरूम चला जाता है। जिसके बाद जब वो बाहर आकर गुप्तरोग को ढूंढने लगता है तो वो देखता है कि गुप्तरोग कुछ लड़कियों के साथ ठुमके लगा रहा था। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि वो दिखने में लड़कियां कम और हाथी और बंदर की बच्चियां ज्यादा लग रही थीं। लेकिन अपने गुप्तरोग को वो लड़कियां एकदम पटाखा आइटम लग रही थीं। दरअसल ये कमाल उस घसीटाराम का था जिसने गुप्तरोग पर ऐसा काला जादू कर दिया था जिससे उसे हर बदसूरत लड़की खूबसूरत लगने लगी थी। नाड़ी दोष उसे वापस घर चलने के लिए कहता है, लेकिन गुप्तरोग उसे मना कर देता है और कहता है कि आज मेरी लॉटरी लग गई है, ये देख कितनी सुंदर लड़कियां हैं मेरे पास। नाड़ी दोष कहता है कि सुंदर? एक हाथी की बच्ची और एक बंदर की बच्ची को तुम सुंदर बोल रहे हो? गुप्तरोग फिर से उन लड़कियों की तरफ देखता है और कहता है कि बड़ी के तुझे वो हाथी और बंदर कहाँ से लग रही हैं। फिर अगले दिन वो अपनी कार से कहीं जा रहा होता है, जिस दौरान उसकी नजर एक आइटम पर पड़ती है, तो वो उसके पीछे चला जाता है। हम देखते हैं कि वो लड़की कोई आइटम नहीं बल्कि एक सांड लग रही थी जो कि अपने लिए दुकान से कच्ची खरीदने आई है। लेकिन वहीं गुप्तरोग को वो लड़की हॉट एंड सेक्सी दिखाई देती है, जिसके बाद वो उसके पास जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम इससे पैराशूट बनाना चाहती हो, क्योंकि वो तुम्हारे साइज से बहुत ज्यादा बड़ी है। जिसके बाद वो उस पर लाइन मारने लगता है ताकि वो उसे पटा सके। वो उसके तारीफों के पुल बांधने लगता है, लेकिन उस लड़की को ये बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि उस भैंस की बच्ची की आज तक किसी ने तारीफ नहीं करी थी। फिर वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं, जहाँ उस भैंस का नाम रोजमेरी होता है। अब गुप्तरोग बार बार उससे रिक्वेस्ट करता है, जिसके बाद वो दोनों एक कैफे में आ जाते हैं। यहाँ रोजमेरी उसे बताती है कि वो एक हॉस्पिटल में काम करती है जहाँ एक्सीडेंट से पीड़ित बच्चों की देखभाल की जाती है।
फिर वहाँ पर ऑर्डर लेने के लिए वेटर आता है और रोजमेरी उसे ऑर्डर देती है 2 लार्ज पिज्जा, डबल चीज बर्गर, चिली फ्राइज विद चीज और पूरी बाल्टी चॉकलेट मिल्क शेक। अब ये सुनकर गुप्तरोग की फटकर 464 हो जाती है और वो सोचता है कि ये इतनी सी लड़की इतना सब कुछ खा कैसे लेगी। इसके बाद जब गुप्तरोग रोजमेरी से उसका सरनेम पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो उस कंपनी के चेयरमैन की बेटी है जहां गुप्तरोग काम करता है। अब वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उस हाथी के वजन से कुर्सी टूट जाती है और रोजमेरी नीचे गिर जाती है। अब गुप्तरोग को लगता है कि शायद कुर्सी ही कमजोर थी, इसलिए वो उनके स्टाफ को बुलाता है और उन्हें सुनाने लगता है कि तुम्हारी कुर्सी में इतना भी दम नहीं है कि एक फूल जैसी लड़की का वजन उठा सके। फिर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं, जिस दौरान 2 लंगूर रोजमेरी को देखकर कमेंट करते हैं। अब ये सुनकर गुप्तरोग को गुस्सा आ जाता है और वो अंदर जाकर उनको कहता है कि बड़ी वालों तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। लंगूर कहते हैं कि भाई हमने तुझे नहीं बोला। गुप्तरोग कहता है कि सालो खिड़की से बाहर देखो, बाहर जो हॉट एंड सेक्सी आइटम खड़ा हुआ है वो मेरी गर्लफ्रेंड है। अब उस भैंस की बच्ची को देखकर वो दोनों लंगूर हंसने लगते हैं और सोचते हैं कि ये चूतिया बिल्कुल ही पागल हो चुका है। फिर गुप्तरोग बाहर आता है और रोजमेरी से डेट पर चलने के लिए पूछता है, जिस पर रोजमेरी भी उसे खुशी खुशी हाँ कर देती है। सोचती है कि चलो कोई तो मिला जो मेरे खेत में मजदूरी करेगा। फिर अगले दिन वो अपने दोस्त नाड़ीदोष को रोजमेरी से मिलवाने पार्क में आता है। नाड़ीदोष पूछता है कि कहाँ पर है वो लड़की। गुप्तरोग कहता है कि वो देख, वो आ रही है पिंक ड्रेस में, कितनी सुंदर है ना। नाड़ीदोष पूछता है कि क्या तुम उस हाथी के बच्चे की बात कर रहे हो। गुप्तरोग कहता है कि नहीं भाई, वो सुंदर वाली। जिसके बाद वो उसे रोजमेरी से मिलवाने लगता है, जिसको देखकर नाड़ीदोष हैरान का हैरान रह जाता है कि गुप्तरोग को आखिर हो क्या गया है। तभी रोजमेरी के पास उसकी मॉम का कॉल आता है तो वो उनसे बात करने आगे चली जाती है। फिर नाड़ीदोष अपने दोस्त को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि भाई वो लड़की तेरे लायक नहीं है, लेकिन गुप्तरोग को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उसके लिए तो एक सुंदर परी के जैसी थी। आगे रोजमेरी उसे एक्सीडेंट से घायल हुए बच्चों से मिलवाने लेकर जाती है जिनकी वो देखभाल किया करती थी। जिन बच्चों से मिलकर गुप्तरोग बहुत खुश होता है, लेकिन उसे ये बच्चे काफी नॉर्मल लग रहे थे, जैसा कि उनके साथ कुछ हुआ ही ना हो। अब गुप्तरोग एक बच्ची को उठाकर उसके साथ खेलने लगता है, जिसको देखकर रोजमेरी भी खुश हो जाती है और कहती है कि तुम इन बच्चों से थोड़ा भी नहीं डरे। गुप्तरोग ये सुनकर थोड़ा हैरान होता है और सोचता है कि भला इन बच्चों से कौन डरेगा। फिर अगले दिन वो दोनों डेट पर जाते हैं, जहाँ पर वो एक बड़े से गिलास में चॉकलेट शेक भरवाते हैं, जिसे अकेली रोजमेरी ही गटक जाती है। इसके बाद वो पानी में बोट चलाने के लिए एक झील में जाते हैं, जहाँ रोजमेरी की वजह से नाव एक साइड से झुकी हुई थी, लेकिन गुप्तरोग को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता। फिर एक दिन रोजमेरी गुप्तरोग को अपने घर लेकर जाती है, जहाँ पर वो उसे अपने बाप से मिलवाती है, जो कि उसकी कंपनी का प्रेसिडेंट है, और उससे मिलकर गुप्तरोग काफी डरा हुआ था। इसके बाद सभी मिलकर डिनर करने लगते हैं, जिसके बाद जब गुप्तरोग और रोजमेरी का बाप अकेले बैठे होते हैं, तभी उसका बाप कहता है कि तुम प्रमोशन के लिए मेरी बेटी को यूज कर रहे हो। जिसको सुनकर गुप्तरोग को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ऐसा बोलकर आप मुझे नहीं बल्कि अपनी बेटी को हर्ट कर रहे हो, क्योंकि जब तुम ही अपनी बेटी को सुंदर नहीं मानते तो वो भी अपने आप को सुंदर कहाँ से मानेगी, जबकि वो तो एक बार्बी डॉल जैसी है। अभी सुनकर उसका बाप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और अपनी बेटी की तरफ देखता है। इसके बाद गुप्तरोग उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ वो दोनों दबा दबा कर पलंग तोड़ मजदूरी करते हैं। फिर अगली सुबह गुप्तरोग की पड़ोसन हवा हवाई देखती है कि कोई हाथी का बच्चा लॉबी से होकर नीचे जा रहा है, जो कि गुप्तरोग के रूम से निकला था, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि पूरी रात गुप्तरोग ने उसके साथ क्या कांड किया होगा। फिर अगली सुबह ऑफिस में जब गुप्तरोग और रोजमेरी एक दूसरे को चूस रहे होते हैं, तभी वहां पर उनके कॉलीग्स आ जाते हैं और उस हाथी के बच्चे को देखकर समझ जाते हैं कि गुप्तरोग प्रमोशन पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। लेकिन वहीं गुप्तरोग उन्हें कहता है कि मैं रोजमेरी से सच्चा प्यार करता हूँ। दूसरी तरफ नाड़ीदोष उस बाबा घसीटाराम को ढूंढ लेता है और उससे पूछता है कि तुमने मेरे दोस्त गुप्तरोग के साथ क्या किया है, लेकिन घसीटाराम उसे कुछ नहीं बताता और वहां से जाने लगता है। तभी नाड़ीदोष उसे कहता है कि मुझे सिर्फ मेरा दोस्त वापस चाहिए, तो प्लीज मुझे बता दो कि तुमने उसके साथ क्या किया है। घसीटाराम उसे कहता है कि मैंने उस पर काला जादू किया है ताकि उसे लड़कियों की आंतरिक सुंदरता दिखे, और अगर तुम्हें उस काले जादू को खत्म करना है तो तुम्हें उसको ये मंत्र कहना होगा, जिसको सुनकर वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। उधर दूसरी तरफ हम उन दोनों को साथ में देखते हैं, जहाँ रोजमेरी उसे बताती है कि वो 14 महीनों के लिए बाहर जा रही है, जिसको सुनकर गुप्तरोग निराश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि रोजमेरी उसे छोड़ रही है। लेकिन तभी रोजमेरी जिस सोफे पर बैठी हुई थी वो सोफा टूटकर बर्बाद हो जाता है, जिसको देखकर गुप्तरोग गुस्से में काउंटर पर कंप्लेन करने जाता है। लेकिन तभी उसके पास उसके दोस्त नाड़ीदोष का फोन आता है, जिसमें वो उस पर घसीटाराम के बताए हुए मंत्र फूकने लगता है। जय बजरंग बली, ओम जिमाम जिमाम बिंग बिंग बो तंग सस्ते न से। जिसको सुनते ही गुप्तरोग को सब कुछ वापस ओरिजिनल दिखाई देने लगता है।
फिर वो वापस रोजमेरी के पास जाने लगता है, लेकिन वहां पर वो उसे दिखाई नहीं देती। वो काउंटर वाले से पूछता है कि जिस पटाखा लड़की के साथ में आया था वो कहाँ पर है। वो कहता है कि सर वो तो वहीं पर बैठी है। अब गुप्त रोग रोजमेरी की तरफ उसका चेहरा देखने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी वहां पर उसका दोस्त नाड़ी दोष आ जाता है और उसे जबरदस्ती वहां से घसीटकर बाहर ले जाता है। जिसके बाद उसके साथ जो भी हो रहा था वो उसे सब कुछ बता देता है, लेकिन गुप्त रोग को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। तभी अचानक उसे वहां पर मामला गड़बड़ मिलती है, जो उससे पूछती है कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। गुप्त रोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। मामला गड़बड़ कहती है कि मैं मामला गड़बड़ हूँ, याद है हमने उस दिन कैब शेयर की थी और तुमने मुझसे मेरा नंबर मांगा था। जिसके बाद वो उसे पहचान जाता है और उसे गले लगा लेता है। अब क्योंकि ये जानकर उसकी फटी पड़ी थी कि रोजमेरी एक हाथी का बच्चा है, तो वो उसे बिना बताए ही रेस्टोरेंट से घर आ जाता है और वापस से पहले जैसा होना चाहता है, क्योंकि अब उसे रोजमेरी से प्यार हो गया था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन इन दिनों वो रोजमेरी को बिल्कुल भी भाव नहीं देता। रोजमेरी उससे कॉल पर बात करने की कोशिश करती है, लेकिन गुप्त रोग हर बार बहाने लगाकर उसे अवॉइड करने लगता है। फिर एक दिन हवाई गुप्त रोग के घर आती है और उसे अपने साथ डिनर पर चलने के लिए पूछती है, क्योंकि अब वो उसे पसंद करने लगी थी। इसलिए वो उसे जबरदस्ती होटल ले जाती है और कहती है कि आज रात तुम मेरी दबा कर लेना। लेकिन इसी बीच गुप्त रोग को यह एहसास होता है कि वो ऐसा करके रोजमेरी को धोखा दे रहा है। इसी दौरान वहाँ पर रोजमेरी और उसकी फैमिली भी आ जाती है। फिर वहाँ पर मूतने जाते वक्त रोजमेरी अपने बॉयफ्रेंड को देखती है, जो कि किसी दूसरी लड़की के साथ डेट पर आया हुआ था, जिससे वो हर्ट होकर वहाँ से चली जाती है। इसी दौरान गुप्त रोग उसके पास से ही गुजर जाता है, लेकिन वो उस हाथी के बच्चे को पहचान नहीं पाता, जिससे रोजमेरी और भी ज्यादा दुखी हो जाती है और उस होटल के बाहर चली जाती है। उधर गुप्त रोग रोजमेरी को फोन करता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अभी देखना चाहता हूँ। अभी सुनकर रोजमेरी की सटक जाती है और वो उसे गालियां देकर उससे ब्रेकअप कर लेती है। अब क्योंकि गुप्त रोग को उससे मिलना ही था, तो वो सीधा उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहाँ पर रोजमेरी काम करती थी। लेकिन तभी वहाँ पर उसे एक बच्ची मिलती है जिसका चेहरा जला हुआ था, और ये वही बच्ची है जिसे वो पिछली बार अपनी गोद में खिला रहा था। लेकिन तब उसे उसका जला हुआ चेहरा नहीं दिखा। अब गुप्त रोग इमोशनल हो जाता है और उस बच्ची को अपने गले लगा लेता है। इसके बाद वो भागकर रोजमेरी के घर पहुंच जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो दिखती कैसी है, इसलिए वो घर की मोटी मेड पर ही टूट पड़ता है। तभी वहाँ पर रोजमेरी की मॉम आती है और उसे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। गुप्त रोग कहता है कि मैं तो आपकी बेटी से माफी मांगने की कोशिश कर रहा हूँ। मॉम कहती है कि वो मेरी बेटी नहीं है, वो तो बाहर खाना ठूस रही है। जिसके बाद वो बाहर जाता है और देखता है कि एक बड़ा सा हाथी का बच्चा वहाँ पर खड़ा होता है। वो उसके पास जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। रोजमेरी भी उस पर काफी गुस्सा करती है, लेकिन वो अभी भी दिल ही दिल उससे प्यार करती थी, इसलिए वो उसे माफ कर देती है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को चूसने लगते हैं। फिर गुप्त रोग उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। जिसके बाद रोजमेरी उसे अपनी गोद में उठाकर कार तक ले जाती है और वो दोनों मजदूरी करने के लिए ओयो रूम की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग खुशी से उनके लिए तालियां बजाते हैं और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।